जिंदगी नामा, शानदार जिंदगी की बेमिसाल कहानियां। जिंदगी नामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं मंजिल उन्हीं को से आपको रूबरू करवाएंगे, उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें आपको सुनवाएंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास, अपने मजबूत इरादे से हर चुनौती को बौना साबित कर दिया। संघर्ष करती हुई आगे बढ़ती गईं और हर मुश्किल को कहती गईं कि रोज रोज गिरकर भी खड़ी हूँ, रोज रोज गिरकर भी खड़ी हूँ, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे। कि बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी नामा प्रोग्राम में। थैंक यू रमेश कपूर जी। सबसे पहले तो मेरा तहे दिल से आपको शुक्रिया जो आपने मेरे को इस लायक समझा और मुझे चुना इतने अच्छी चीज के लिए। शायद ये भी मेरी एक जिंदगी का वन ऑफ द मकसद है कि मैं नारियों को दिशा दिखा सकूं, जो मैंने किया मैं उनको बता सकूं कि कैसे जिंदगी में मैंने किया, और अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो नीरू जी, सबसे पहले बात करते हैं आपकी परवरिश की, जिसने आपको इतनी जिंदा दिल और जांबाज शख्सियत बनाया। कैसे और किन हालातों में आपकी परवरिश हुई? जन्म आपका कहाँ हुआ? मेरा जन्म तो बटाला में हुआ है, मेरे नानके जी, मगर मेरी परवरिश मेरे दादके में पठानकोट में हुई है। मेरे पिताजी एक्सियन थे MES में और मेरी मम्मी खुद गवर्नमेंट टीचर हैं दोनों। और मेरे दादाजी जो मेरे दिल के बहुत बहुत क्लोज, वो नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल रह चुके हैं। उन्होंने हमको पढ़ाना भी और उत्साहित भी करना। मैं समझती हूँ कि कुछ टैलेंट्स जो हैं भगवान ने मुझे कुदरती तौर पर दिए थे और उन्होंने वो बहुत मेरे प्रमोट किए। जैसे कि एक मेरी स्पोर्ट्स है, मैं नेशनल लेवल की प्लेयर रह चुकी हुई हूँ, बास्केटबॉल और स्प्रिंटर। तो वहाँ पर उस जमाने में इतना ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, मगर मेरे दादाजी ऐसे कि जैसे ओके, जिस चीज के लिए जाना है तो आप आगे बढ़ो और आगे करो। मुझे नहीं पता था उस टाइम बचपन में कि ये जो एग्जैक्टली मैं कर रही हूँ इतनी दिलेरी से, ये बाद में मेरे कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आने वाला। जी, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि नीरू जी आप बचपन में बहुत ही शरारती रही होंगी। शायद मैं बचपन में बहुत ज्यादा उच्छृंखल, शरारती और आप यूं कहो पहाड़ों से बहता हुआ झरझर करता हुआ झरना जिसे रोका ही नहीं जा सकता, तूफान की तरह आई और अपने साथ सब कुछ बहा के, सब कुछ साथ में, अपनी फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने स्पोर्ट्स पसंद को। लाइक बास्केटबॉल की ग्राउंड में मुझे आज भी याद आता है कि हाफ के पीछे ही अगर मेरे हाथ में बास्केटबॉल आ गया, क्लैपिंग शुरू हो जाती थी कि 100% गारंटी है बास्केट होनी ही है, चाहे ओपोनेंट्स मेरे साथ मिलके भाग रहे और मैं ड्रिबलिंग करती हुई भाग रही हूँ। तो वो जज्बा मुझे आज भी दिखाई देता है कि मेरे हाथ में कोई और जिम्मेवारियां भी हैं, तो भी मैंने अपना मकसद जो अपना काम है, बस मेरे हाथ में है तो 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि वो बास्केट होने वाली है, वो काम कामयाब होने वाला है। जी बिल्कुल, एक बार आपने इरादा पक्का कर लिया, कमिटमेंट कर ली, तो उस काम को आप करके ही रहती हैं जब तक सफलता ना मिल जाए। आपके दादाजी ने आपकी बहुत सपोर्ट की। हालांकि उन दिनों में ऐसा माहौल था कि लड़कियां यदि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहती थीं या कुछ अलग करना चाहती थी तो उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाता था। हाँ, ऐसा माहौल तो था, लेकिन ये है कि मेरी एक तो स्पोर्ट्स टीचर वो मेरे घर में आती जाती थी और साथ में मेरे को साथ वो सपोर्ट करती थी। तो मेरी कुलवंत कौर मैम, अगर वो सुन रहे हैं मुझे, तो मेरे तहे दिल से उनको बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी विशेष हैं कि मैम बहुत अच्छे रहें हमेशा के लिए। उनकी सीख मेरे जीवन में बहुत काम आई है। जी नीरू जी, वैसे तो संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, पर आपने कब महसूस किया जिंदगी के इस संघर्ष को? मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 20 साल में, और मेरे हस्बैंड, ऐसे हम घर परिवार में, मैं हाउसवाइफ थी, हम रह रहे थे जॉइंट फैमिली में। तो 28 साल की होंगी मैं और 2 मेरे पास बच्चियां थी। तो तब हस्बैंड ये न्यूज लेके आए थे कि उनको ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर्स ने 4 साल दिए, जबकि हमने हर कोशिश की होगी, कोई हर दवाई इंपोर्ट की होगी, हर हकीम और जो भी सब कुछ, सब अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करता है, तो हमने भी कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा। मगर जो डॉक्टर्स ने बोला था 4 साल,
वही 4 साल और 32 साल में मैं अपनी 2 बेटियों के साथ में थी, एक 4 साल की और एक 10 साल की। और आई वॉज हाउसवाइफ और प्रदीप जी के पास वो पेंशनेबल जॉब नहीं थी, तो मुझे अब ये देखना था कि मेरे को आगे अपनी जिंदगी में क्या करना है जी। सो यहाँ से मेरी एक संघर्ष वाली जिंदगी अगर आप कहो तो वो स्टार्ट होती है। मगर मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं हारी हुई हूँ, मुझे ये कभी नहीं लगा कि ओह मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूं। मुझे बस इतना पता था कि मैंने करना है, क्या करना है ये नहीं पता था। मगर एक माँ बताऊं, उसमें जो ताकत है दुनिया के किसी भी इंसान से, किसी भी उससे कहीं कहीं ज्यादा। मैं नीरू इतनी अच्छी नहीं मानती जितनी मैं जब माँ बन जाती हूँ तो मैं दुनिया पलट देती हूँ। तो बस वहां से मुझे पता था कि मैंने बच्चों को अपनी परवरिश देनी है। अपनी स्टार्ट कर दी ट्यूशंस, फिर प्राइवेट स्कूल, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, फिर धीरे धीरे सुबह 3 बजे उठना, अपने लिए पढ़ना, स्कूल में पढ़ाना, फिर शाम को ट्यूशंस करनी। मतलब कि बस मेहनत मेहनत, जिसको कहते हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ी। जो 15 साल मेरे अपने बच्चों को पालते, उनको पढ़ाते। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड जो मेरे आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उन्होंने मेरे को डेथ बेड से 1 दिन पहले बस ऐसे चूली भर के ऐसे बोला था, मेरी फूल सी बच्चियां नीरू इनको पढ़ा देना। सो आई गेव हिम प्रॉमिस कि मैं आपके जितना नहीं कर सकती, मेरे को मालूम है, मगर जितनी मेरी कैपेसिटी होगी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगी अपनी तरफ से। तो आई केप्ट माई प्रॉमिस, आई ट्राइड माई बेस्ट एंड स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जी नीरू जी, हम समझ सकते हैं जिंदगी के इस संघर्ष को। एक तरफ जीवन साथी का, हम सफर का यूं साथ छोड़ देना, और दूसरी तरफ इतनी संघर्षपूर्ण जिंदगी, और फिर सिंगल पेरेंट होने के नाते 2 बेटियों की परवरिश करना। कैसी चुनौतियां मिली आपको? बहुत चुनौतियां थी, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा आगे ले जाऊं। वो 15 साल बीत गए, बच्चे मेरे कोई सेटल हो गया, कोई मतलब कि पढ़ने चला गया घर से बाहर, एक बड़ी वाली जॉब करने चली गई। मैं तब की बात बताती हूँ जब मैं खाली हो गई। दोनों नन्हे मुन्ने जिनके लिए घोंसला बनाया था वो चिड़िया उड़ गई। अब घोंसले में मैं अकेली बैठी हुई हूँ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये जो 15 साल में मन में सोचती थी कितना संघर्ष है, कितना संघर्ष है, ये प्रॉब्लम है, नहीं, वो बहुत अच्छा वक्त था। वो प्रॉब्लम्स में मैं जूझी हुई थी और बच्चों के लिए बेतहाशा कोशिश कर रही थी, और मैं कर पा रही थी, और उसमें एक संतुष्टि मिलती थी कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, यहाँ तक पहुँचा रही हूँ। अब किस लिए करूँ? इसलिए कभी ऐसा मत समझो कि वो दौर आपका खराब है, प्रॉब्लम कर रहा है या दुखी हो। नहीं, वो चुनौती जो है आपकी बेस्ट जो अंदर के गुण है वो निकालने में आपकी मदद कर रहा है। अदरवाइज हो सकता है आप सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल ही एक कुर्सी, एक मेज, एक सांस लेते हुए, एक सिर्फ बातचीत करते हुए, खाना खाते हुए ऐसे ही पूरी जिंदगी बिता दें। नहीं, जो कुछ खास आपकी आत्मा इस दुनिया में करने आई है और उसका जीवन सफल होना, उसका मायना लेने आई है, उसको तभी मौका मिलेगा जब उसको चुनौतियां मिलेंगी। This I realized after 15 years when I went into severe depression कि मेरी बेटियां गई, मेरी जिंदगी के जितना संघर्ष था, जितना मैं कोशिश कर रही थी, और मैं इतनी जिंदा दिल हूं ना कि मैंने कोई छोड़ा नहीं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कसर। बड़ी बेटी मेरी आज की डेट में अमेरिका की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें MBA कर रही है, और मेरी छोटी बेटी एम्स्टरडैम में वहाँ पर जॉब कर रही है। दे गेट बेस्ट ऑफ एजुकेशन, और उन्होंने मेरे को मेहनत करते देखा, और वो भी वैसी ही मेहनती हैं। इसलिए आप निखर के तभी निकले, सोना तभी निखरेगा जब वो भट्टी में झोंका जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सोना भट्टी में तप कर ही कुंदन बनता है। नीरू जी, आपकी संघर्षपूर्ण जिंदगी से जुड़ी बातें हम यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं? एक ऐसा है, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई थी तो भी मैं कोशिश करती थी कि मैं खुश रहूं। मैं एक मायूस होती थी तो मेरी बच्चियां 10 मायूस हो जाती थी, तो उनको ना होते हुए भी अपने आसपास महसूस करना, उनका ना होना भी होना। ये गाना एक है जब वी मेट का, प्लीज अगर आप वो बजा दे तो। गाने के बोल हैं तुमसे ही। जी आइए सुनते हैं ये गीत। country's first long distance calling card, गीत उन लोगों के लिए जो ज्यादा बातें करना पसंद करते हैं। Excuse me, sir.
इंडिया में आपको कॉलिंग कार्ड्स का आइडिया कैसे आया? दुनिया छोटी होती जा रही है और इंडिया बड़ा होता जा रहा है। आज हम दुनिया भर से बातें करते हैं। आइडिया ये है कि गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी नमा कार्यक्रम में। आज हम जिंदा दिल और जांबाज महिला शख्सियत बाइकर नीरू सैनी की संघर्षपूर्ण जिंदगी से जुड़ी बातें कर रहे हैं। और फिर 50 साल की उम्र में नीरू जी ऐसा क्या मोड़ आया जिंदगी में कि आपने मोटरसाइकिल थाम लिया, सोलो बाइकर बनी और पंचकुला से सीधा पहुंच गई श्रीनगर। जब मैं 46 इयर्स की थी, जब मेरे दोनों बच्चे चले गए और मैं सीवियर डिप्रेशन में चली गई, मैं वहां लेके जाती हूँ। इतना बुरा हाल था कि समझ नहीं लगती थी, खाना भी खाऊं तो कैसे खाऊं, कोई बोलता नहीं ये सब्जी नहीं चाहिए वो चाहिए। अब क्या मेरी लाइफ में भगवान ने बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी और बाकी की लाइफ मुझे तो लगता है कि 80-90 होनी चाहिए, तो बाकी की लाइफ क्या मैं इस तरह से रोते हुए काटने वाली हूँ? तो धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये आंसर नहीं होना चाहिए। जब 7-8 महीने बीते, मेरा 17 किलो वजन लूज हो गया ड्यू टू डिप्रेशन। तो मैंने अपने आप को सोचा कि अब और कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद अपने आप को पकड़ना पड़ेगा। 2 मेरी बेटियां मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज करती थी, मम्मा ये कर लो वैसे कर लो। तो वहां से फिर मैंने सबसे पहले तो पकड़ी मेडिटेशन जी। वहां पर 10 दिन के लिए गई थी। मेरे चाचा जी हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, जो मेरे मेंटर भी हैं, मेरे पिताजी भी हैं, मेरे भाई जैसे भी हैं, मेरे दोस्त जैसे भी हैं। हर मुसीबत पर मैं उनके पास रोती हुई चली जाती हूँ और फिर उनसे बहुत सारे आंसर्स लेके आ जाती हूँ। डिप्रेशन में आई जस्ट वांटेड कि मैं क्या डॉक्टर के पास जाऊँ, मैं क्या गोलियां खाऊं, या क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आता, बैठे बैठे रो पड़ती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम मेडिटेशन करोगे। तो ही जस्ट फोर्स्ड मी एंड मैं वहां पर पहुंच गई। और जब मैं 10 दिन के बाद वापस आई, आई थिंक सो आई वॉज अ चेंज्ड पर्सन। उसके बाद से फिर मैंने अपनी रनिंग और साइकिलिंग, जो मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी, आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ये कहाँ से आया कि मैंने अपने बहुत सारे सपने बुने हुए थे। जब मैं 15 साल में एक माँ की जिंदगी जी रही थी, एक टीचर की जिंदगी जी रही थी और नीरू नहीं पता था मुझे, पर तब मैं अपने सपने अपने जैसे पिटारे में डालती जा रही थी, एक एक सपना निकाल रही थी और पूरा कर रही थी। तो रनिंग भी किया, साइकिलिंग यहाँ से शिमला करी, यहाँ से चैल करी और 21 किलोमीटर तक का हाफ मैराथन वगैरह वहां तक पहुंची। इस समय से करते करते एक अचानक से सपना आया मेरा कि मैं बाइकर बनना चाहती थी। मैं मोटरसाइकिल बचपन में चाचा जी के पीछे बैठ के बहुत मजा आता था, स्पीड से बड़ा प्यार था मुझे। तो ऐसा लगा कि शायद अब इस उम्र में तो नहीं हो सकता है, कैसे होगा, मुश्किल है, 50 की हो चुकी हूँ। मेरे सन इन लॉ ने मुझे यहाँ पर बोला, मम्मा क्यों नहीं, आप कीजिए ना, आप खरीदिए। मैं कहा नहीं, इतने महंगा है, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, पैसे वेस्ट होंगे तो होने दो, आप नहीं करेंगे तो वो ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो दैट वाज द ब्यूटी कि मेरी बेटियों ने और मेरे सन इन लॉ ने मुझे इस चीज के लिए पुश किया। तो दिवाली आई 2000 की, ठीक है, वो लॉन्च हुआ था। मैं वहां पर देखने चली गई, जिसके ऊपर बैठी तो मुझे लगा ये शायद मेरा बाइक है। उसी वक्त उसको मैं घर में ले आई। उसको चलाना मैंने बाद में सीखा। तो घर में मेरा तब आ गया जब मैं 50 की थी और उसके हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना लगाकर उसे सीखा। अब यहाँ पर मेरा स्कूल ने बहुत मेरा साथ दिया। मेरा स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौली जागरा। अगर आप उसकी गलियों में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो वहां पर मोटरसाइकिल चला लिया वो सारी दुनिया में चला सकता है। तो मैंने बहुत बार गिराया भी, अगर एग्जैक्टली बताऊं तो गिर भी जाता था, उठाया नहीं जाता था। तो जो बच्चे होते हैं प्लीज हेल्प मी, और वो आते थे इस तरीके से। मगर ये है कि हिम्मत करी, डरा नहीं। अगर आप डर गए तो रुक गए, डर के आगे जीत है। इसीलिए कहते हैं कि हो सकता है हर कोशिश में आपको सफलता ना मिले, पर हर सफलता के पीछे एक कोशिश जरूर होती है, इसलिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए। आप अपने सपनों को ना पूरा हो, मगर उसको ये मत कहो कि अच्छा मेरी उम्र में क्या होगा, मैं ये पहन के निकलूंगी तो क्या होगा, अच्छा मैंने ये डांस कर लिया तो क्या होगा। ऐसे मत सोचो। ओके ठीक है, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, मगर आपके मन में एक रंज नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश भी नहीं की। ऐसे ही बराबर है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप नीरू जी। श्रीनगर जाना, कश्मीर जाना, वो भी अकेले बाइक पर, क्या आया था आपके मन में? हाँ, तो मैंने सीख ली
1 महीने के अंदर। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा सा कहीं ट्राई मारनी चाहिए, तो मैंने अपने, तो हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ के पास कसौली है, मुरनी है, तिक्कड़ताल है, तो अकेले धीरे धीरे चला के जाना, तो देखा कि इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेले चला सकती हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में मैंने एक बार मनाली, मैं ट्रैकिंग भी करती हूँ, तो ट्रैकिंग के लिए जाना था श्रीखंड महादेव और भिगू लेक। तो उसमें मैं अपना जो ट्रैकिंग का सामान है अपने बाइक पे लोड करके आई जस्ट गेव अ ट्राई कि मैं क्या बाइक अकेले मनाली तक ले जाऊंगी। तो 300 किलोमीटर है और मेरे कम से कम 8-9 घंटे लगे होंगे। बड़ी स्मूथ राइड थी मेरी वो उस दिन। सभी को हैरानी हुई थी जब पहली बार सुन के ऐसा देखा कि अच्छा आप फर्स्ट गो में ऐसे मनाली पहुंच गए। यहाँ पर अगेन मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो शरीर है वो फुल एक्टिव रहना चाहिए और माइंड पूरा स्टेबल रहना चाहिए। ये हमारी आत्मा तभी बहुत अच्छी और शांत और लाइट रह सकती है। माइंड स्टेबल विद मेडिटेशन एंड बॉडी फुल एक्टिव टिल एंड ऑफ योर लाइफ। जितनी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो एक्टिविटी मैंने साइकिलिंग से करी थी। साइकिलिंग में यहाँ से शिमला 15 घंटे आप एक गद्दी पे बैठे हुए हो, वहां पर बैठना मुश्किल हो जाता है और पैडल मार रहे हो, जो पैडल नहीं मार रहे हो वो रुक जा रहा है। तो उसके सामने मुझे बाइक लगा, ये तो लग्जरी है, कोई पैडल नहीं मारना, कोई जोर नहीं लगाना, कान घुमाए और वो उड़ रहा है। तो बहुत मजा आया। मैं तो उड़ती हुई मनाली में पहुंच गई। 1 दिन का था वो राइड। उसके बाद में इसी तरीके से मैंने नारकंडा भी ट्राई मारा, तो मेरी हिम्मत खुलती चली गई। अक्टूबर आया, अभी साल नहीं हुआ था बाइक लिए, और अक्टूबर में मैंने अपना फिर से एक पिटारा खोला और अपना एक सपना निकाला जो मैं जिंदगी में कभी नहीं करा था, कश्मीर जाने का। तो कश्मीर में इसको जन्नत मानते हैं श्रीनगर। वहां पर मेरे को लगा कि अब मैं जाऊंगी, तो सभी ने रोकना शुरू किया। अरे कार ले जाओ, बाइक क्यों? अरे कहीं और चले जाओ, कश्मीर क्यों? अरे किसी को साथ ले जाओ, अकेले क्यों? तो सभी में इफ्स एंड बट्स छुपे हुए थे। आई सेड नो वे, अगर इस उम्र में भी अब मैंने अपने सपने नहीं खोले तो फिर क्या मरने के बाद सपने जीऊंगी? तो ठीक है, देखने दो मुझे, मेरा देश है, मेरी चीजें हैं, देखूं तो सही होता क्या है। श्रीनगर हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट एरिया माना जाता है, तो एक अकेली महिला मोटरसाइकिल पर आपको डर नहीं लगा? सच बताऊं तो रत्ती भर भी मेरे को डर नहीं लगा। मेरे को ये था कि अगर शेर भी सामने आ गया तो मैं उसकी आंखों में अब देखने वाली हूँ, वो डरता है या मैं डरती हूँ। सो ये तो मेरा जज्बा था। आई वॉज ऑन स्काई 9 जिसको कहते हैं ना, उड़ रही थी मैं बस। और सोनमर्ग बर्फ से भरा हुआ, जाते हुए रास्ते में एक गड्ढे में थोड़ा सा गिरा और बाइक टेढ़ा हो गया। अब ट्रक वाले उतर रहे हैं और वो ड्राइवर उतरा कि अच्छा चलो हेल्प कर देते हैं। जैसे मैंने हेलमेट उतारी, वो तो डर गया, ये तो लेडी है। पहले तो पता नहीं चलता हमारी वेशभूषा से कि भी लेडी है या जेंट्स है। तो तब वो कह रहा कि आपका ग्रुप किधर है? मैंने बोला मैं ग्रुप नहीं है, मैं अकेली हूँ। वो और डर गया। वो कहता है कि इतनी बर्फों में तुम अकेली जनानी क्या करता है? तो मैंने बोला मैं यहाँ पर अकेले बर्फों में आपकी जन्नत देखने आई हूँ। उन्होंने फटाफट मेरा बाइक उठाया, साइड में लगाया और ट्रक लेके भागे। और फिर उसके बाद में एक ऐसे अरू वैली है चंदनवाड़ी जाने उस रास्ते पर, वहां पर ऑफ रोडिंग टाइप है पूरी सड़क जी। वहां पर ऐसे बहुत स्लांट ऑफ रोडिंग के साथ साथ बहुत टेढ़ा, तो बाइक पलट गई। अब समझ नहीं आया, रुक गई उससे पहले। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने आराम से उसी पोजीशन में पकड़े 5 मिनट सोचती रही मैं करूं क्या। आई कैलकुलेटेड लाइक अ साइंस टीचर देन कि मैं इतना जंप मार के ऐसे गिरूंगी तो मैं मिट्टी पे गिरूंगी, बाइक को उधर फेंकूंगी तो वो थोड़ी सड़क से घड़ी से लगेंगी, पर वैली में गिरने से हम दोनों बच जाएंगे। सो आई डिड दैट कैलकुलेशन एंड 5 मिनट बाद सांस लेने के बाद में आई डिड दिस, और मेरा बाइक एक तरफ गिरा हुआ था और मैं जंप मार के एक साइड में खड़ी थी। मगर उधर कोई इंसान नहीं था। 15 मिनट तक मेरे को कोई नहीं मिला। फिर 15 मिनट के बाद में एक गाड़ी आई। आई वेटेड फॉर देम कि अब कोई आएगा और मदद करेगा। तो आई, 4 जने उतरे, उन्होंने मेरी बाइक उठाई एंड फिर वो मेरे पीछे पीछे थे और मैं आगे आगे थी। जब हम वापस आ रहे थे दे सैल्यूटेड मी, मैम कमाल कर दी, हम गाड़ी में हमारी बैंड बज रही है और आप बाइक पर वहां पर चले गए। जी, श्रीनगर के अलावा आप और कहाँ गई पूरे देश में मोटरसाइकिल पर? फिर दिसंबर की छुट्टियां हुई, हमारे टीचर्स को होती हैं, तो मेरा दिल था कि राजस्थान भी हमारा घूमना चाहिए, सर्दियों से बेहतर, और उसके लिए कोई टाइम नहीं होता जी। सो आई अगेन मैंने अपना बोरिया बिस्तर अपने बाइक पे बांधा और यहाँ से जयपुर,
फिर जयपुर घूमा, फिर जैसलमेर से जोधपुर से उदयपुर। बहुत मजा आया। वो रजवाड़ों का महल और किले मैं देखना चाहती थी बहुत शिद्दत से, बहुत देर से। तो मैंने वो सब अपना दिसंबर में पूरा किया, शौक, अपने सपने। और आपको बताऊं, लास्ट दिन उदयपुर से पंचकुला 900 किलोमीटर की राइड मैंने एक दिन में तय करी। सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया और रात 12 बजे से पहले मैं अपने घर में थी। बहुत मुझे अपने ऊपर उस वक्त गुमान हुआ कि अच्छा, ये तो मैं सिर्फ सोचा करती थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और जब तुम हिम्मत जुटाते हो तो कर भी लेते। बिल्कुल, ये आपकी हिम्मत थी, आपका जज्बा था और मजबूत इरादा था आपका, जो आप एक दिन में 900 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के राजस्थान से पंचकुला में पहुंच गई। हाँ जी। नीरू जी, बहुत से इवेंट्स में भी आप पार्टिसिपेट करती रहती हैं, उसके बारे में बताइए, किस तरह से शुरुआत हुई? हाँ, बस वही 46 की एज के बाद, जब डिप्रेशन के बाद मैंने अपनी जिंदगी को पकड़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरी बच्चियों ने बोला, ममा आप रनिंग करते थे, आप साइकिलिंग करते थे, अब आप करो, दोबारा से पकड़ो। पहले तो शर्म आई, इस एज में मैं साइकिल पकड़ूंगी, लोग क्या कहेंगे। और सच बताऊं, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। लोगों ने तो बोला भी कि अरे पेट्रोल बचा रहे हो, तो फिर मैंने मजाक में कहना शुरू किया, हाँ बचा रही हूँ। तो ठीक है, बचाना भी चाहिए, इतना ज्यादा पेट्रोल की कमी आ रही है। तो मैंने हर चीज को मजाक में, प्यार में आगे इस तरह से बोलना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे मेरे इतने दोस्त, इतने साइकिलिस्ट, इतने ज्यादा रनर्स, आपस में हम मिलके पूरे ग्रुप्स हम चलाते हैं और यहाँ पर एक हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करते हैं। मैं पिंकाथॉन चंडीगढ़ की एम्बेसडर हूँ और उसमें हम लेडीज जितनी भी हैं, सभी, इवन घर की हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, सभी चंडीगढ़ की जितनी लेडीज को हम उसमें फिटनेस के लिए, योगा के लिए, रनिंग के लिए और सभी इसमें फिटनेस के लिए प्रमोट करते हैं। और साइकिलिंग के भी इस तरह से ग्रुप्स हैं। तो कौन कौन से अवार्ड्स आपने हासिल किए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको, एक टीचर हूँ, तो जो मेरे सबसे दिल के करीब चीज है, मेरे बच्चे, उनको जो मैं पढ़ाती हूँ अपने दिल से, उसके लिए मेरे को ये रोटरी क्लब की तरफ से चंडीगढ़ के बेस्ट टीचर्स के अवार्ड्स में उन्होंने मेरे को शामिल किया था। और एक सावित्री फुले अवार्ड है, जिसमें उन्होंने उन नारियों को आपस में बुलाया था जिसमें वो समझते हैं कि वो समाज को अपना योगदान दे रहे हैं और इंस्पिरेशन बन रहे हैं। इस साल वुमेन्स डे पर हरियाणा पुलिस वालों ने, उन्होंने मेरे को बुलाकर बाइक करने के लिए, मेरे जो सोलो राइडिंग के, इतना अपने देश में सोलो ट्रैवल करने की जो हिम्मत है, और जिससे ये भी पता चलता है कि आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, समाज आपका सेफ है। ये पुलिस ये भी बताना चाहती है कि आप हिम्मत करेंगे तो हम भी आगे आके आपका साथ देंगे। सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करने से कहीं ज्यादा अच्छा एक दूसरे के हम सपोर्टर बने और साथ देके हम अपनी सोसाइटी को और सुंदर बनाएं। इसी तरीके से मेरे को बहुत सारे एम्बेसडर बनाया जाता है, जैसे AIESEC, ये यूनाइटेड नेशंस वालों की सपोर्टेड सारे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, ये मेरे को अपना एम्बेसडर बनाते हैं रनिंग और साइकिलिंग इवेंट्स में। एक बार इन्होंने इस तरीके से क्लीनिंग ड्राइव किया था जिसमें सारा गार्बेज उठाना था, उसमें भी इन्होंने मेरे को अपना एम्बेसडर बनाने के लिए किया था। और इनको काफी, उससे जो मेरे जानकार हैं वो सारे फिर देखते हैं और आते हैं, वो भी अच्छा काम कर पाते हैं, और जिन्होंने मेरे को एम्बेसडर बनाया उनको भी सपोर्ट मिल जाती है। तो मुझे अच्छा काम करने का मौका मिलता है। ऐसे ही मास्टर्स के नेशनल लेवल के मैं जाती थी और खूब सारे गोल्ड मेडल्स मैंने इकट्ठे किए अपनी 100 मीटर में, लॉन्ग जंप में, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर यानी कि हाफ मैराथन में। मेरे पास बहुत सारी शील्ड। अब मेरा एक कमरा कभी बचपन में भरा करता था, अब मेरी इस एज में भी मैंने अपना पूरा शील्ड से अपना कमरा भर रखा। जी, ये जो आपने अवार्ड्स हासिल किए हैं, आज जिस मकाम पर आप हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगी अपनी कामयाबी का? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। एक का नाम लेके मैं ये गलती नहीं कर सकती। बचपन से कहूँ तो सबसे पहले तो माँ बाप ही आते हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी वो शेरनी टाइप ही हैं, तो वो शेरनी का बच्चा आगे शेरनी, मैं वही अपनी बच्चियों को आगे मैंने उनको दिया। मेरे पिताजी जो हैं वो बिल्कुल मेडिटेशन और शांत स्वभाव के, उनसे वो लिया मैंने। कर्मठ मेरी माँ से मिला। फिर मेरी स्पोर्ट्स टीचर जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिनकी वजह से एक स्पोर्ट्समैनशिप मैंने जिंदगी के हर मकाम पे दी है। प्रदीप के PGI में जब इलाज चल रहा है, उनके वो लंबे लंबे कॉरिडोर्स हैं PGI के, अगर रात को जाएंगे ना सारा खाली होता है। इतने लंबे लंबे कॉरिडोर्स में उनके खून की बोतल को लेकर दिसंबर की, जनवरी की ठंड में
उसको गर्म करने के लिए अपने पेट से लगाकर फटाफट देकर वो कॉरिडोर में भागते हुए जाना, वो भी स्पोर्ट्समैनशिप ही थी। उसके बाद में फिर भी ये जज्बा रखना कि नहीं, मैं वापस ले आऊंगी इनको, मैं इनके लिए कुछ भी कर जाऊंगी। और जब उनकी डेथ भी होगी उसके बाद में भी ये नहीं कि ये खत्म है, नहीं, उनका सब कुछ है, आत्मा है और वो उनकी बच्चियां हैं, यहाँ पर सारा उनका ऑरा है। उस चीज को मुझे संभालना है, उस चीज को मुझे वो नाम रखना है। जब उनके डॉक्टर ने मेरे को 10 साल बाद ये बोला, मिसेस प्रदीप सैनी, किसी से मिलाते हुए, जो भी मैं उनके पास जाती थी और जिस तरह से कोई थोड़ा योगदान कैंसर पेशेंट्स के लिए करती थी, मेरे को जब वो इंट्रोड्यूस करवाया, मेरी खुशी के मारे आंसू निकल रहे थे। मिसेस प्रदीप सैनी, लाइक ये मेरे लिए एक अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड था जी। उनका भी योगदान बहुत है। उन्होंने मेरे को कुछ बातें बोली, जैसे अकेले भी तुम सब कुछ कर सकते हो नीरू, दुनिया में हर कोई अकेला आया है, अकेले जाएगा। ये जिंदगी है, जो रास्ता है, इसको अपनी बेस्ट, हर स्टेप पर बेस्ट देना है। चाहे तुम्हें आगे डेड एंड नजर आ रहा है, मगर फिर भी तुमने उस रास्ते तक में अपना बेस्ट शॉट देना है। हिम्मत नहीं हारेंगे ना, तो डेड एंड से पहले पहले आपको बहुत सारे रास्ते भी मिलेंगे, दरवाजे भी मिलेंगे, रोशनी भी मिलेगी। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है। हिम्मत आप करेंगे और खुदा आपका हाथ पकड़ के कहाँ ले जाएगा आपको पता भी नहीं जी। मैं आपको और भी बताना चाहूंगी, मेरी चाचा जी, मैंने आपको बोला डॉक्टर अश्विनी कुमार, वो हड्डियों के डॉक्टर हैं मुकेरिया में, वो मेरे मेंटर हैं जिन्होंने मुझे मेडिटेशन में डाला। तो मैं आप सबसे कहूंगी, आप लोग मेडिटेशन को एक्सप्लोर कीजिए। इसमें आपको क्या मिलेगा? एक आपके अंदर एक छुपी ताकत जो है, जो आपको सब कुछ दिला सकती है, वो निकल के आएगी। आपको अपने खजाने का पता चलेगा। सो ट्राई दैट। ये मुझे मेरे चाचा जी ने दिया है। जी नीरू जी, आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आप इतनी जांबाज हैं कि पहाड़ से नदी में छलांग लगाकर तैरने लगती हैं। कभी आप 10,000 फुट की ऊंचाई से जहाज से आसमान में छलांग लगा देती हैं, पंछी की तरह हवा में उड़ने लगती हैं, स्काई डाइविंग करती हैं। कैसे कर लेती हैं ये सब इस उम्र में? ये मेरे सारे सपने हैं जो मैंने आपको बोला, मैंने अपने पिटारे में छुपा के रखे हुए हैं, एक एक करके डाले थे, तो उनको मैं एक एक करके निकाल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ। कई पूरे होते हैं, कई पूरे नहीं होते हैं, मगर मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैंने हर सपने के लिए मैंने कोशिश की है। और जब करती हूँ तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड, मैं बच्ची हूँ, अभी भी वही 15 साल वाली उछलती कूदती। मेरे को जो पायलट ऊपर लेके गए, वो कहते आपको डर लग रहा है? मैं कहा नहीं, आपको लग रहा है तो आप यहाँ पर रह लो, मुझे सिर्फ बता दो करना क्या है, मैं वैसे करके आ जाऊंगी। जी, आपने जब जहाज से 10,000 फुट की ऊंचाई से आसमान में छलांग लगाई, तो कैसा महसूस किया था आपने? बहुत, दुनिया का वो फ्री फॉल फ्यू सेकंड्स तक ही होता है, बहुत, मतलब कि इट वाज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। मैंने क्लिफ जंपिंग में, रिवर में छलांग लगाई हुई है, मैंने स्कूबा डाइविंग की हुई है। पानी में जब तैर रही थी, वो मुझे इंस्ट्रक्टर पकड़ रहा था और मैं आगे आगे, कहता नहीं डीप समुंदर है, वहां पर से आप नहीं जाएंगी, बट आई जस्ट वांटेड कि मैं मछली बन चुकी हूँ और मैं उनके जैसे तैर के देखूं। लाइक जो इतनी सुंदर दुनिया बनवाई है भगवान ने, उसने मेरी दुनिया, मेरे बच्चे बड़े प्यार से देखे हैं। अब मेरे को ऐसा लगता है मेरा फर्ज है इस भगवान की बनाई दुनिया को भी मैं उतने प्यार से देखूं। सोशल मीडिया पर आपकी रील्स बहुत वायरल होती रहती हैं। 52 साल की उम्र में आप डांस बहुत अच्छा कर लेती हैं। डांस सीखना और रील्स बनाना, इनके बारे में कुछ बताइए हमारे सभी सुनने वालों को। ये तो बचपन में आप वापस मुझे लेके जा रहे हैं। बचपन में मैं छुप के डांस किया करती थी। हमारे दूरदर्शन में भरतनाट्यम के वो आते थे, उसको 0 वॉल्यूम करके, सारे कर्टेन्स, दरवाजे पूरे बंद करके, कोई लाइट नहीं रहे, उसको कॉपी किया करती थी। तो इतना शौक था। अब जैसे जैसे टाइम बदला है, मेरी बच्चियां, ये भी मैं कहूंगी मेरी दोनों बेटियां जो हैं, दे आर अ बिग बिग इंस्पिरेशन टू मी। ये डिलेमा है कि मैं उनके लिए कुछ करती हूँ, जैसे मेरे स्कूल के बच्चे भी,
उनके लिए मैं करती हूँ कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना उत्साह देते हैं, इतनी एनर्जी से भर देते हैं कि मैं वापस से बच्चा बन जाती हूँ। ये डिलेमा है, आप उनके लिए कर रहे हो या उनकी वजह से आप कर पा रहे हो। नीरू जी, आज बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, खास तौर पर महिलाएं, तो उनको क्या कहना चाहेंगी? जिंदगी जिंदा दिली से कैसे जिएं? दो पहलू हैं। एक पहलू है कि उनके घर वाले उनको रोकते हैं, दूसरा पहलू है कि वो खुद भी हिम्मत करने से डरती हैं। एक कंफर्ट जोन में अंदर बैठी हुई हैं, उससे वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अगर वो बाहर निकलेंगी, थोड़ा उनको पता है कि मुश्किल आएगी, मगर उस मुश्किल के बाद ही उन्हें वो एक अलग से, वो मान लो कोई सरिता है, उस सरिता को एक न्यू सरिता मिलेगी। वो खुद हैरान हो जाएगी, जैसे मैं हैरान हो जाती हूँ कि अच्छा मेरे अंदर ये भी छिपा हुआ है। तो वो आप तभी करोगे जब आप कोशिश करोगे। आप अपने सपनों को जिंदा भी रखो और उनको पूरा करने की कोशिश भी करो। जी नीरू जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जिंदा दिली से अब तक अपनी जिंदगी का सफर तय किया और हर चुनौती को आपने बौना साबित कर दिया। अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से, अपनी जिंदगी से जुड़ी तमाम बातें आपने हमारे साथ शेयर की। जिंदगी नामा कार्यक्रम का आप हिस्सा बनी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया मेरा है जो आपने मेरे को इस लायक समझा और मेरी जिंदगी को एक इतनी सुंदर कहानी की तरह से सबको बता रहे हो। तहे दिल से विविध भारती का, ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने। जिंदगी नामा कार्यक्रम में हम जिंदा दिल, जांबाज, साइकिलिस्ट, बाइकर, डांसर या यूं कह लें मल्टी टैलेंटेड शख्सियत, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौली जागरा की साइंस टीचर श्रीमती नीरू सैनी से उनकी संघर्षपूर्ण जिंदगी से जुड़ी बातें कर रहे थे। अब आज का जिंदगी नामा कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। शानदार जिंदगी की बेमिसाल कहानियां, जिंदगी नामा।